और अगर इस बार मतदान 60-65% होता है तो दैट मीन्स अराउंड 70,000 के आसपास वोट पड़ते हैं। रज्जो, तू यहाँ, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ी हैं, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नूं भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। तो उसका मतलब है 35,000 अगर आपको वोट मिले तो आप इजीली इलेक्शन जीत जाते हो। दिल्ली विधानसभा चुनावों की दस्तक हो चुकी है। हर तरफ चर्चा है कि इस बार दिल्ली की बाजी किसके हाथ लगेगी। दिल्ली जितनी छोटी है उतना ही कॉम्प्लेक्स उसकी सियासत है, और सियासत इतनी ज्यादा पेचीदी है कि उसे समझना, उसे आंकना, हर सीट की अलग अलग बात को समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ेगा, इस ठंड में, इस सर्दी में, इस धुंध में, जैसे जैसे दिल्ली की पिक्चर क्लियर होगी, वैसे वैसे हम आपके सामने दिल्ली के हर सीट का आकलन लेकर के आएंगे। हर सीट यानी 70 की 70 सीटों का आकलन होगा, और हमारे साथ कुछ ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद रहेंगे जिन्होंने दशकों तक पत्रकारिता की है, जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी दिल्ली को समझने में, दिल्ली को समझाने में, और उनसे हम समझेंगे दिल्ली के समीकरणों को, दिल्ली की सियासत को, दिल्ली की हर सीट की बात को। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय काव जी, जो कि डेक्कन क्रॉनिकल और एशियन एज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने पहले 10 साल जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ दिल्ली के एडिटर रहे, दिल्ली के मेट्रो एडिटर रहे, उससे पहले स्टेट्समैन से पत्रकारिता शुरू की। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी हैं। तो हम आप लोगों को परिचय करवाते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आपका अनुभव कितना लंबा रहा? जी, मेरा कम से कम पत्रकारिता में 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और दिल्ली में मैं 1990 से हूँ, और लगातार दिल्ली को ही मैं मैप कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर को ही देख रहा हूँ। और साथ साथ मुझे एक अच्छा ये अनुभव है कि मैं पढ़ाता भी हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के साथ। अपना पढ़ाने का मतलब है कि हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, तो उससे आपको पल्स भी पता रहता है कि यंगस्टर्स क्या सोचते हैं। तो वो एक अनुभव अलग है पत्रकारिता के अनुभव से। डॉक्टर रामेश्वर दयाल, जो कि नवभारत टाइम्स से लेकर के संडे टाइम्स, अलग अलग हिंदी समाचार पत्रों से जुड़े रहे। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय दें। कुणाल जी ने बोला कि हम कई दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मेरा भी पत्रकारिता का अनुभव 35 साल से ज़्यादा का हो गया है। IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का जो हिंदी का फर्स्ट बैच था 1988, वहाँ से डिप्लोमा करने के बाद मैं लगातार विभिन्न अखबारों से होता हुआ आज कुणाल जी के सामने बैठा हुआ हूँ। जिन अखबारों में मैंने काम किया उनमें प्रमुख अखबारों के अंदर दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, संडे टाइम्स और भी अखबार शामिल हैं। चूँकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट भी की है, तो मैं बच्चे भी पढ़ाता रहता हूँ, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के अंदर मैं जाता रहता हूँ। और चूँकि मैं दिल्ली के अंदर ही पैदा हुआ, तो मेरी रुचि लोकल पत्रकारिता के अंदर है। हमेशा कुणाल और हमारा इस रिपोर्टिंग में, लोकल रिपोर्टिंग के अंदर वर्षों का साथ रहा है। हमारे साथ सुमन भी हैं। सुमन तो टीवी पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, जैसे मैं टीवी पत्रकारिता में ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। सुमन भी लगातार टीवी पत्रकारिता में और डिजिटल पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। सुमन, आप अपना परिचय दें। देखिए, मैं दिल्ली को जहाँ तक समझने की बात है तो सर, संजय सर और डॉक्टर साहब के बहुत पीछे हूँ, बहुत नीचे हूँ। हम और कुणाल जो है बिल्कुल साथ साथ में, हमने लोकल जर्नलिज्म की बात करते हैं तो तकरीबन 22 साल का तजुर्बा हो गया। पहले सहारा समय में रहा, उससे पहले दैनिक जागरण में था, जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा कवर किया करता था। उसके बाद जब दिल्ली कवरेज करना शुरू किया तो संजय सर ही हमारे हेड हुआ करते थे। सहारा समय, एनसीआर वो चैनल हुआ करता था, और तकरीबन 18 साल। और शुरुआत खासकर दिल्ली की जर्नलिज्म की बात करते हैं तो दिल्ली में तकरीबन 12 साल तक हमने रिपोर्टिंग की। गली मोहल्ले, दिल्ली का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, दिल्ली का कोई ऐसा वार्ड नहीं है जहां तक हम ना पहुंचे और जहां हमारी चर्चा ना हो। बिल्कुल, और यही वजह है कि आज हमारे साथ ये
तजुर्बेकार पैनल जुड़ा हुआ है और हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे आज की चर्चा की वो सबसे खास सीट पर करेंगे और जिस सीट पर अभी हम बैठे भी हुए हैं ये कनॉट प्लेस का इलाका है और ये इलाका नई दिल्ली विधानसभा सीट में आता है और नई दिल्ली विधानसभा सीट की चर्चा हर ओर है क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उम्मीदवार तो हैं ही लेकिन उन्हें जबरदस्त और कांटे की टक्कर मिल रही है बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा से जो कि खुद सांसद रह चुके हैं वेस्ट दिल्ली से और साथ ही साथ संदीप दीक्षित जो कि शीला दीक्षित के बेटे भी हैं और पूर्वी दिल्ली से सांसद भी रहे। ऐसे में बहुत सारी कयासबाजी चल रही है। महज 1,09,000 वोटर हैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में लेकिन वहां पर इतने कम वोटरों में क्या गणित होगा, खेल बड़ा है। संजय सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि नई दिल्ली का चुनाव इस बार कितना रोचक और कितना इंटरेस्टिंग होगा? कुछ पुरानी कहानियों से भी आप बताइए कि किस तरीके का चुनाव रहा है नई दिल्ली का। मैं आपको जस्ट ये एक चीज बताना चाहूंगा कि जो नई दिल्ली का इस बार का चुनाव है ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट चुनाव रहेगा 2020, 2015 और 2013 से। इसकी वजह ये है कि जब 2013 में आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो एंटी करप्शन प्लैंक पे लड़ा था। आज की डेट में स्थिति ये है कि खुद जो टॉप लीडर्स हैं उनमें केजरीवाल जी और उनके कई साथी जो है उनको जेल भी जाना पड़ा और उन पे करप्शन के चार्जेस भी लगे। अब सवाल ये है इस बार जो चुनाव में है, जिनको जब केजरीवाल जी ने पहला चुनाव 2013 में जीता उन्होंने शीला दीक्षित जी को हराया था। शीला दीक्षित जी एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य पॉलिटिशियन नहीं थी। शीला जी को जो है दिल्ली ने बहुत 15 साल तक उनको जिताया था। आज उनके बेटे संदीप दीक्षित जी जो कि 2 बार खुद सांसद रहे हैं वो अखाड़े में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मैं शीला जी ने जितना काम किया है दिल्ली के लिए किया है, मैं उनको लेके और अपनी जो परफॉर्मेंस को लेके अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा हूँ। साथ ही साथ साहिब सिंह वर्मा जी जो कि मुख्यमंत्री दिल्ली के रह चुके हैं, बहुत ही मेहनती मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके जो पुत्र हैं प्रवेश वर्मा जी जो खुद सांसद रह चुके हैं वो इस बार चुनाव में है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ये डालना चाहूँगा, इन 3 पार्टीज के बीच में क्या फ़र्क है। एक टीम जो है जब चुनाव लड़ती है उसमें एक कैप्टन होता है और एक स्ट्रैटेजिस्ट होता है जो स्ट्रैटेजी बनाता है, जैसे कोच टाइप होता है। इस बार जो है जो केजरीवाल जी की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसमें वो कैप्टन भी खुद हैं और स्ट्रैटेजिस्ट भी खुद हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में प्रॉब्लम जहाँ है बीजेपी, उसमें कैप्टन जो हैं आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, स्ट्रैटेजिस्ट 10 और लोग हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। वैसे ही आप कांग्रेस ले लीजिए, कैप्टन का नाम अनाउंस नहीं है, आपको पता नहीं है कैप्टन कौन है। और उसके बाद में जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं 10 और स्ट्रैटेजिस्ट हर एक, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी है, 10 लोगों के 10 राय होती है, मतभेद होते हैं उसके बाद ही। और इसी वजह से केजरीवाल जी की पार्टी ने सबसे पहले 70 के 70 नाम अनाउंस कर दिए। बीजेपी ने अभी 1/3 लिस्ट निकाला है। कांग्रेस ने 50 के आसपास के कैंडिडेट्स को अनाउंस किया है। तो दूसरी चीज ये है, केजरीवाल जी जो है ये डू और डाई बैटल केजरीवाल जी का भी है। केजरीवाल जी के नाम पे ये चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी बनस्पत की बाकी जगहों पे बाकी पार्टीज में कैंडिडेट को भी देखा जाएगा और पॉलिटिकल पार्टीज को भी देखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ केजरीवाल जी हार जाते हैं तो आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए फिनिश हो जाएगी। बनस्पत की अगर केजरीवाल की पार्टी जीतती है, जीत तो हो सकता है, वो सरकार तो बनाएगी लगता है, लेकिन अगर वो खुद हार जाते हैं तो वो ज्यादा बड़ी डिफीट होगी देन आम आदमी पार्टी के जीतने से। इसीलिए नई दिल्ली काफी रोचक भी है और काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रामेश्वर जी से मैं पूछूंगा कि क्या आप भी सहमत हैं कि 13, 15, 20 से ये अलग चुनाव है कम से कम नई दिल्ली के लिए? देखिए, नई दिल्ली का चुनाव तो वाकई में बहुत रोचक होने जा रहा है और बहुत अलग भी माना जाएगा। ये सीट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो है लेकिन बहुत शांत सीट है। अगर मैं 2 सेकंड के अंदर इसका थोड़ा सा इतिहास बताऊं तो ये पहले मिंटो रोड विधानसभा थी। बिल्कुल 1993 और 1998 के अंदर ताजदार बाबर कांग्रेस से यहाँ इलेक्शन जीती थी। उसके बाद डीलिमिटेशन हुआ तो ये नई दिल्ली विधानसभा बनी, वरना मिंटो रोड के बाद दूसरी नई दिल्ली थी, गोल मार्केट थी।
और तो उसके बाद बदलाव हुआ। अच्छा, तो चूंकि दो विधानसभा मिल गया, मिंटो रोड और गोल मार्केट मिल करके लगभग नई दिल्ली बना। हाँ, सरोजनी नगर का भी कुछ पार्ट कुछ सरोजनी नगर का भी कुछ इसमें हिस्सा, हाँ, कुछ पार्ट बिल्कुल था। बिल्कुल। और उसके बाद चूंकि एक ग्रेसफुल लेडी थी श्रीमती शीला दीक्षित। अच्छा देखिए, अब थोड़ा कंट्रास्ट देखिए, लोकसभा का इलेक्शन वो जमुना पार से लड़ी थी, हाँ। लेकिन जब विधानसभा चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं नई दिल्ली। अच्छा, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो ग्रेसफुल लेडी थी, सेंट्रल के अंदर वो रह चुकी थी, लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा, प्रदेश की कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और उन्होंने वो चुनाव लड़ा और वो बहुत पीसफुल चुनाव हुआ करता था। अच्छा, इस सीट की इंपॉर्टेंस मैं आपको एक बार और भी बता दूं, अगर लोकसभा के हिसाब से देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसे वीवीआईपी लोग भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ चुके हैं। लेकिन ये सीट का मिजाज इसलिए हम आपको अलग बताने जा रहे हैं और मान रहे हैं कि ये टोटली सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सीट है और यहाँ पे वोट देने वाले जो लोग हैं वो बहुत सीक्रेसी से वोट देते हैं। यहाँ पे कुछ एक सर्वेंट क्वार्टर्स वगैरह है, एक छोटी मोटी झुग्गी कॉलोनी है, बाकी टोटली ये सरकारी नौकरी वालों का इलाका है। अच्छा, पहली बात यह है कि 2013 में, 2015 में, 2020 के अंदर अरविंद केजरीवाल जो जीते वो सीधी सी बात है, कोई काम तो उन्होंने किया नहीं था, उनके एक वादे थे और दूसरी एक बात ये थी कि वो नेता नहीं थे तो इसलिए लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। वरना शीला दीक्षित जी ने 15 साल के अंदर जो दिल्ली में काम करवाया है, हम दिल्ली के बाशिंदे, हमने दिल्ली को देखा है, किसी नेता ने, किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने वो काम नहीं किया। और लेकिन क्या हुआ कि जो केजरीवाल जी ने वादे किए थे वो शीला दीक्षित जी को और उनकी सरकार और उनकी पार्टी को ले डूबे। 2013 में ठीक है, पार्टी को 27 सीटें मिली थी, 8 सीटें मिली थी। उसके बाद 2015 और 2020 में उसका खाता जीरो रहा। लेकिन अब ये मामला इसलिए रोचक है। देखिए, अभी जैसे काव साहब ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वही कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। दिल्ली की जनता, पूरा देश भी शायद उनको जानता है। एक है शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और एक है दिल्ली देहात के जाने माने नेता और देश के किसान नेता भी कहे जाते थे, साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र। तो दूसरी एक तो ये है कि अरविंद केजरीवाल को तो ये टक्कर होने जा रही है कि उनके जो सामने लोग हैं वो बहुत मजबूत हैं। पिछली बार जो अरविंद केजरीवाल ने जो चुनाव लड़ा था वो बीजेपी के युवा विंग के वो अध्यक्ष थे। बिल्कुल। तो उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी के आगे वो कहीं टिकते ही नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस बार क्या है, इस बार चुनौती क्या है? एक तो दो मजबूत उनके विपक्ष के नेता और प्लस उनका काम जो है ना उसको लेके अभी हम कोई कमेंट्स नहीं करने जाते, लेकिन ये है कि अगर आप बात करेंगे तो बड़ा विवादास्पद रहा है कि उन्होंने काम किया है या काम का नाम किया है। तो सीधी सी बात यह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के लिए चुनाव बहुत आसान नहीं होने जा रहा, जैसे पिछले 3 चुनावों के अंदर उन्होंने आसानी से जीत लिया था। सुमन, ये बड़ा रोचक है क्योंकि संजय जी ने भी और रामेश्वर जी ने भी, दोनों ने ये बात कही कि ये चुनाव अलग है और अलग लग भी रहा है। अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है, जो रामेश्वर जी ने जिस बात का जिक्र किया कि पहले जो चुनाव में कैंडिडेट देती थी, चाहे वो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, वो लाइट वेट कैंडिडेट होते थे। इस बार हेवी वेट कैंडिडेट उतारा है। तो क्या ये हेवी वेट कैंडिडेट इस हाई प्रोफाइल सीट पर कुछ करिश्मा करने की संभावना है क्या? देखिए, इन दोनों कैंडिडेट्स के आ जाने के बाद और डिक्लेयर हो जाने के बाद अभी अगर सीधे सीधे देखना चाहें तो अरविंद केजरीवाल की बेचैनी को देखिए, उनके स्टेटमेंट्स को देखिए, उनके हर दिन वोटर लिस्ट के नाम पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उसको देखिए। काम की बात ही छोड़ दीजिए, सीधे सीधे वो अटैक करते हैं वोटर लिस्ट। कल उन्होंने फिर पूर्वांचल का मसला उठाया, कभी बिहार से या उत्तर प्रदेश से लाए जा रहे हैं और नए नए वोट जो है वो बनाए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में अभी नाम शामिल किया जा रहा है। तो ये बेचैनी है और एक बड़ी हकीकत है। बड़ी हकीकत ये है, कभी संजय सर कह रहे थे कि भाई अब वो चेहरा तो नहीं है, अब चेहरे के ऊपर कालिक भी पोत दिए गए हैं। बिल्कुल, इतने घोटाले के मामले तो आ चुके हैं ना, अब जांच के बाद निर्दोष करार दिए। जो आपको याद ही होगा सीएजी के वो कॉमनवेल्थ घोटाले में ही शीला जी की कुर्सी चली गई थी। शीला जी की कुर्सी चली गई। आज यही मुख्यमंत्री है, इन्हीं की पार्टी है, 12 सीएजी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर रही है, विधानसभा के सामने नहीं ला रही है। तो जिस मुद्दे को लेकर वो पार्टी आती है और उसी मुद्दे पे काम करने के बजाय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि पब्लिसिटी पे ज्यादा फोकस किया। उसको लगा कि भैया सिर्फ पब्लिसिटी में ही हमारा कल्याण होने वाला है। तो इस बार जो मुझे लगा और ग्राउंड रियलिटी है, खासकर नई दिल्ली की हम बात करें तो नई दिल्ली में कुछ जगहों पे हम ऑलरेडी जा चुके हैं और हमने देखा तो पहले जो रुख हुआ करता था
मतलब जनता जो चाहती थी, सीधे सीधे हम लोग जाते थे और उनसे पूछते थे, वो पिलांजी गांव और तमाम सारे हिस्से की बात करें तो वहां पहले हम जाते थे तो सीधे सीधे एक ही शब्द होता था कि भैया यहाँ तो हमारे सीएम है, यहाँ तो हमारे से, मतलब केजरीवाल की बात हो रही है लगातार 3 विधानसभा सत्र की बात करें तो लगातार वही बात हो रही थी। आज वो मोमेंट चेंज हुआ है। सर कह रहे थे कि यहाँ सबसे ज्यादा सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी हैं। तो देखिए केजरीवाल के जो वायदे थे उसमें 200 यूनिट बिजली फ्री वाला जो है, शीला दीक्षित वाला जो था 200 के बाद 400 तक आपको 50% सब्सिडी, तो वो एक बड़ा मसला है। यहाँ अगर फिर से कुछ रणनीति बदलती है बीजेपी, कांग्रेस अपने घोषणा कर चुकी है, कांग्रेस के दमदार नेता भी सामने हैं। और एक बात और मैं आपको कुणाल भाई बताऊं, क्योंकि अभी हम लोग प्रेस क्लब पे 2-3 पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो पिछले सप्ताह ही संदीप दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत संजीदगी वाली बातें उन्होंने कही कि हमने जो भी कहा, जैसे भी कहा और जिन बातों को कहा और बड़ी गंभीरता की बातें हमने आपके सामने रखी है और जो भी केजरीवाल ने हमारे ऊपर आरोप लगाए या उनके परिवार के ऊपर आरोप लगाए एक भी सिद्ध करके बता दिया हो। तो वो वाकई में ये दोनों जो मसले हैं और दोनों कैंडिडेट्स हैं वो इनके लिए भारी पड़ने वाले हैं। और मैं आपको हकीकत ये भी बता दूं, आज के जो रुख हैं, आज की जो सिचुएशन है उसमें इनके जितने 3 बड़े नेता हैं उनके तोते उड़े हुए हैं। उन तीनों चारों जगह पे जा चुका हूं और कुणाल फिर और आगे बढ़ाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सर, संजय सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अरविंद केजरीवाल अगर हारते हैं तो पूरी पार्टी हार जाती है। और अभी की जो स्थिति है उसमें एक बात साफ है कि जनता पूरी तरह से ये मत सोचिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ ही हैं या बीजेपी के साथ ही। जनता अभी भी कंफ्यूज है, लेकिन पिछले लगातार 3 विधानसभा या 4 विधानसभा का जो वो माहौल हुआ करता था वो माहौल नहीं है। देखिए कई बार सुमन, मुझे लगता है मैं कई बार इस जो 2025 के चुनावों की तुलना है ना, मुझे लगता है कि ये कहीं क्या 2013 की तरह तो नहीं जा रहा है। 2013 में हो सकता है उस समय मौजूदा मुख्यमंत्री हारी थी, लेकिन जो 2 पार्टियां थी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, उनके बीच सीटों का जो अंतर था वो बहुत कम था, 32 और 28 का था। तो इस तरीके की क्या ये क्लोज इलेक्शन हो सकता है? क्या इसमें भी सिटिंग मुख्यमंत्री को मुश्किल आ रही है? मैं साफ तौर पे करता हूँ, क्या आपको लगता है हराना अभी भी अरविंद केजरीवाल को बहुत मुश्किल? जी, मैं आपको एक छोटा सा चीज़, जैसे आपने ही बताया, 1,09,000 वोट्स जो हैं दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में, न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, दैट मीन्स अगर पिछली बार दोनों इलेक्शंस में जो है, पिछले इलेक्शंस में केजरीवाल जी 20,000 से ऊपर के वोट से जीते थे, और अगर इस बार मतदान 60-65% होता है तो दैट मीन्स अराउंड 70,000 के आसपास वोट पड़ते हैं। तो उसका मतलब है 35,000 अगर आपको वोट मिले तो आप इजीली इलेक्शन जीत जाते हो। 35,000 वोट एक जो अनुभवी नेता है उसके लिए उतना बड़ा ज़्यादा एफर्ट, उसको मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है अगर वो स्ट्रेटेजिकली वोटर टू वोटर जैसे डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। बिकॉज ये तजुर्बेकार नेता हैं जो लड़ रहे हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप कैंपेन पे नहीं लगे हुए हैं, वो इंडिविजुअली जाके वोट लोगों से मांग रहे हैं। वो केजरीवाल जो है वो उस मामले में अभी थोड़े से पीछे हैं। तो ये अगर वो नब्ज नहीं पकड़ पाए तो ये इलेक्शन जो है किसी भी तरफ जा सकता है। भले ही आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत जाए, लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, दिल्ली न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ की वोटर प्रोफाइल वोटर्स कम हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए। दूसरी बात, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जैसे हम सब लोग जानते हैं शीला जी को, मैं बहुत अच्छे, मेरे जैसे सभी पत्रकार उनको बहुत अच्छे से जानते थे। शीला जी की जो उपलब्धियाँ हैं वो आपको, हमको और हमारे एज ग्रुप को पता है, लेकिन जो नया वोटर ऐड हुआ है जो कि यंग वोटर है, उसकी मेमोरी बहुत शॉर्ट स्पैन की होती है। उसको पिछले 5 साल का अरविंद केजरीवाल का काम क्या है वो पता है। उसको शीला जी दीक्षित जी के 15 साल का वो नहीं, वो तब पैदा भी हो सकता है 3 साल 4 साल 5 साल के रहे हों। उनको ये कैसे एड्रेस करते हैं, क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो, जैसे आप रेवड़ी राजनीति आप बांटते रहिए। मुझे शीला दीक्षित जी ने बड़े पर्सनली, एक दिन मैंने उनसे पूछा था, मैडम ये बताइए आप लोगों ने भी क्यों नहीं की, उन्होंने मुझे बड़ा सब्सिडी के बारे में बोला था कि सब्सिडी देना इज़ नॉट द गुड गवर्नेंस का एक मॉडल। आप एक आदमी को उसकी इनकम बढ़ाइए,
ताकि वो कांग्रेस भी वही कर रही है ना, उसी तरह रेवड़ी पे। मैं आपको एक शीला जी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शीला जी की बात हो रही थी। शीला जी के जो तजुर्बाकार जो नेता थी, उनका जो एक परसेप्शन था कि आप फ्री में सब कुछ नहीं बांट सकते। आप एक एम्पावर, अगर एक रिक्शा वाला है, उसके हाथ में 10 रुपए कमा रहा है, उसको 50 रुपए कमाने के लायक बनाइए ताकि वो भी खरीद पाए, वैसा कीजिए। तो दैट वाज द एक डिफरेंट मॉडल। आज की डेट में अगर आप 2,500 रुपये कह रहे हो महिलाओं को देंगे, कल को हो सकता है घोषणा के तौर पे कोई कहेगा 3,000, चौथा कहेगा 5,000। अब पब्लिक को तय करना है कि कौन आदमी जो प्रोमिस करता है वो उस प्रोमिस पे कितना खरा उठा रहा है। अब केजरीवाल जी की बात है, उन्होंने 2-3 चीज़ें तो की हैं, उसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिजली की सब्सिडी, पानी के बारे में, कुछ स्कूल्स बहुत अच्छे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ हेल्थ जो उन्होंने हेल्थ के लिए मोहल्ला क्लिनिक्स, आप और हम अगर नहीं जाते, बहुत से लोग हैं मोहल्ला क्लिनिक्स में जाते हैं, उसका बेनिफिट मिला है। अब क्वेश्चन होता है, केजरीवाल ने जो बड़े बड़े वादे किए, जैसे यमुना को साफ करूंगा, वो कहाँ है यमुना? पोल्यूशन आपको, वो पोल्यूशन जो है केजरीवाल को नहीं देखता, केजरीवाल जी को नहीं देखता, मोदी जी को नहीं देखता, मेरे जैसे आम आदमी। पोल्यूशन लंग्स जब बैठेंगे तो सबके बैठेंगे, उनमें आपका बच्चा भी है, मेरा बच्चा भी है। तो ये चीज़, बिकॉज दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, और जो यहाँ का वोटर प्रोफाइल है, ये सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर लोग हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और सुमन भी बता रहे हैं। तो वो पढ़े लिखे लोग हैं, तजुर्बेकार लोग हैं, उनको हर चीज़ को देख के कि कौन डिलीवर करेगा, उन मुद्दों को लेके ये इलेक्शन की ओर जो है, इलेक्शन जाने की तरफ। ये तो बात है ही। और 1,46,000 वोटर पहले हुआ करते थे, अब 1,09,000 घट के रह गए हैं। वो कौन से घटे हैं? उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है गवर्नमेंट क्वार्टर्स की, उनको रीडेवलप किया जा रहा है। तो वो कई सारे लोग घटे हैं। गांव सिर्फ एक है, पिलंजी गांव, इस पूरे विधानसभा में, और कुछ वाल्मीकि बस्तियां हैं जो कि गोल मार्केट के आसपास का इलाका है, कुछ और भी रेसिडेंशियल इलाके हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी वोटर हैं। और इसमें एक बात और, जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए थे, उसमें बांसुरी स्वराज नई दिल्ली लोकसभा से जीती थी, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा में पीछे रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी आगे रही थी। क्या ये अभी 6 महीने पहले चुनाव हुआ था रामेश्वर जी, उसमें जो नाराजगी थी सरकारी वोटरों की, सरकारी कर्मचारी वोटरों की, वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ी थी। तो क्या इससे एक तसल्ली मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को कि वहां पर आम आदमी पार्टी यानी सोमनाथ भारती जो कि उनके कैंडिडेट थे, वो आगे रहे थे, बांसुरी स्वराज पिछड़ गई थी? यानी देखिए, नई दिल्ली अगर आप विधानसभा सीट को देखें तो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल सीट नहीं रही है ये। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उससे पहले हम मान सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल सीट नहीं रही है। लेकिन देखिए, हम नई दिल्ली सीट, विधानसभा सीट को ना थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली, और जो 70 सीट्स हैं, 70 सीट्स जो नंबर 1 राजधानी के रूप में जो रिप्रेजेंट करती है, वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली विधानसभा सीट का मिजाज ना एकदम से डिफरेंट है। जैसे अभी आपने, मैं इसमें बीच में एक चीज़ और बोलता, आपने है कि लोग वोटर्स कम हो गए। वो ये है कि एक तो यहाँ पे ट्रांसफर नीति जो होती है वो होता है, दूसरे लोग रिटायर बहुत होते हैं तो वो नई दिल्ली छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें फ्लैट्स वगैरह खाली करने तो छोड़ देते हैं। और उसमें एक चीज और है कि कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे सरकारी कर्मचारी आ गए, उनको क्वार्टर नहीं मिलता है। हाँ, उनको क्वार्टर नहीं मिल रहा, तो इस तरीके से जो है ना वो मामला हो गया। अब मेरा मानना तो ये, देखिए, यहाँ का वोटर, हम मान के चलते हैं, जो 70 विधानसभा सीटें, हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ का वोटर सबसे ज्यादा समझदार है। ठीक है, बांसुरी स्वराज बिल्कुल सही है और फैक्ट भी है, उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते कि बांसुरी स्वराज यहाँ से पीछे थी। तो लेकिन अब कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल फिर दोबारा से जीतने जा रहे हैं? तो ये सवाल जो ना बड़ा क्रिटिकल है और बड़ा संशय पैदा करता है, और ना उसको सर जी सेंट्रल का मसला ये था कि 7th पे कमीशन के बाद 8th पे कमीशन और पेंशन का जो मसला था ना, वो सबसे बड़ा मसला था वहाँ। और अभी केंद्र सरकार ने पेंशन वाली घोषणा कर दी है, अलग से यूपीएस जो है वो उसने लागू कर दिया। तो इसलिए यूपीएस को लेकर भी तो नाराजगी है, उससे भी तो बहुत सारा सेटिस्फाइड नहीं है, जो कुछ हद तक जिनको कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ जो खासकर सर्विस क्लास के, जो निचले तबके के सर्विस क्लास ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? बिजली पानी। उनका बिजली फ्री और पानी फ्री वो तो है ही, आप जानते हैं। यहाँ पहले आप घोषणा करते नहीं थे भाई 300 या 400 यूनिट आप ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ बीजेपी की मजबूरी है, अगर बीजेपी चाहती है कि यहाँ जीते तो उन कर्मचारियों के लिए मैटर रखता है, हमारे आपके लिए मैटर रखता है कि भाई 5,000 या 4,000 या 3,000 जो
जबकि शीला जी ने बहुत बैरिकेड कर दिया कि 400 तक 50% है। यहाँ तो भाई साहब ने 200 कर दिया, उसके बाद ऊपर गायब कर दिया। तो ये एक बड़ा मसला जो है यहाँ इस सेगमेंट को, अच्छा हम अब रैप अप करेंगे। अब आप लोगों से फाइनल कमेंट लेता हूँ। जी जी, मैं इसको थोड़ा सा एक नए स्पिन पे ले जाना चाहता हूँ। जब पहला इलेक्शन 1993 का इलेक्शन हुआ था, खुराना जी जो कि जिन्होंने फाउंडेशन रखी बीजेपी की, बड़े नेता थे, उन्होंने जब इलेक्शन लड़ा, उनके खिलाफ जो कांग्रेस की कैंडिडेट थी वो अंजलि राय जी थी, वो सिर्फ 9,000 वोटों से जीते थे खुराना जी। और तब बीजेपी ने जितनी सीटें लाई थी, सबसे ज़्यादा सीटें, आज तक बीजेपी उतनी सीटें नहीं लाई। सेकंड टाइम जब बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट लाई, 30 को पार कर कोई 33 सीटें लाई, प्लस 1 जो उनकी 31 सीटें लाई, और अकाली दल की सीट वो 2013 में थी। उसके अलावा बीजेपी हर बार 14, 15, 20 के आसपास ही रही है। उसका जो वोटर, और बीजेपी जो है पंजाबी वोटर्स और जो दूसरे जो हैं जो ट्रेडिंग कम्युनिटी के वोटर्स, उसके जो दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाए। इसीलिए जैसे पूर्वांचली वोटर इतना बड़ा वोट बैंक है, उनके कोई बड़ा नेता का जो नाम है अभी तक लिस्ट में मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, कोई बड़ा जो कि एक जो स्विंग फैक्टर है यहाँ पे। दूसरा चीज, जब खुराना जी जीते सिर्फ 9,000 वोटों से, ध्यान से सुनिए, जब दूसरी बार वो लड़े, एक इलेक्शन छोड़ के दूसरा इलेक्शन लड़े अलका लांबा जी के साथ, वो भी 10,000 के आसपास वोटों से जीते थे। सो उसका मतलब ये है कि ये 20,000 का जो गैप है जो अरविंद केजरीवाल का, ये कोई छोटा गैप नहीं है। उसको जैसे भी हम लोग अगर वोटर्स भी गिरे हैं तो सब्सिक्वेंटली सब जो पार्टीज हैं उनके भी वोटर्स उतने उसी मार्जिन में कम हुए होंगे। अब ये खेल है, स्लॉग ओवर्स हैं। अब जो अगले 10-15 दिन में जो कितना क्या बांटने का और वादा करेगा और लोगों के मन में कितना बिठाएगा, जैसे आम आदमी पार्टी ने एक डर बिठा दिया है कि अगर बीजेपी आएगी, ये आपके सारे की जितने भी मैंने वादे किए हैं आपसे और जितने भी हमारी स्कीम्स है आपको बंद कर देगी। अगर ये दिमाग में लोगों के बैठ गया तो एक बहुत ही ये एक फैक्टर जो है केजरीवाल जी के फेवर में जा सकता है। अच्छा, अब हम आखिरी सवाल नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी पे। 3 कैंडिडेट हैं, अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। आप इसमें क्या देखते हैं, क्या आपको लगता है क्या सीक्वेंस रहने वाला है? एज ऑफ नाउ जो मुझे दिख रहा है, जो अगर संदीप दीक्षित जी बहुत अच्छा करते हैं तो ये परमेश वर्मा जी के फेवर में जाएगा, और अदरवाइज केजरीवाल जी आज की डेट में भी नई दिल्ली के नंबर 1 कैंडिडेट हैं। अरविंद केजरीवाल आपके हिसाब से? रामेश्वर जी? नहीं, ये काऊ साहब ने जो बोला, देखिए अरविंद केजरीवाल सीएम है तो सीधी सी बात है नंबर 1 तो उनको माना जा सकता है, क्योंकि जब 2013 के अंदर इलेक्शन हुए तो शीला दीक्षित जी भी नंबर 1 हम मान के चल रहे थे, लेकिन चूंकि वो केजरीवाल जी का जो उस टाइम उनका जलवा था, उनके आगे उनको वो बुरी तरीके से पराजित हुई। तो देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि केजरीवाल जी के लिए जो पिछले 3 विधानसभा इलेक्शन है, उसके हिसाब से इस बार का इलेक्शन बहुत आसान नहीं है। आसान नहीं, उनको प्रॉब्लम होगी, उनको परेशानी होगी। दूसरी एक बात और भी है, देखिए केजरीवाल जी को अब 10 साल से ऊपर हो गया, अब जनता उनको परख सकती है कि आपने ये काम किया या ये काम नहीं किया, आपने ये काम करने के अंदर कितना आगे बढ़े। अच्छा, दूसरी है कि उनकी जो स्लेट खाली थी उसके अंदर कई सारे करप्शन वाले मामले भी लिखे जा रहे हैं, उनकी अच्छाइयां भी है जो। तो नंबर 1, 2, 3 किसको देंगे ये बताइए? नहीं, देखिए मैं अगर आप बिल्कुल मेरे से न्यूट्रल होकर मैं बताऊंगा तो फिलहाल आज की डेट में अभी किसी को भी नंबर्स नहीं दिए जा सकते। नंबर नहीं दिए जा सकते। सुमन, आपके हिसाब से नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन और नंबर 3 पे कौन? देखिए भाई, दोनों वरिष्ठ पत्रकार संजय सर ने तो कहा कि भाई नंबर 1 केजरीवाल। तो जो मुझे अभी ग्राउंड के भी रियलिटी देखी है तो उसमें केजरीवाल को नंबर 1 मान के बिल्कुल अब चलिए, क्योंकि अभी एज है और ऑलरेडी वो सीएम रहे हैं और उनके वादे, उनके तमाम सारी चीजें हैं जिसको अभी जनता ने जिसका उपभोग किया, भोग किया है। क्योंकि संदीप दीक्षित के आ जाने के बाद समीकरण बिल्कुल बदल रहा है और ग्राउंड पे हम जो अभी मूवमेंट की बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही, ज्यादा 1 मिनट ज्यादा लूंगा वक्त, कुछ ही दिनों की बात कर रहे हैं तो अभी 1100 रुपये और ये सब जो चीजें हुई थी उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी पार्टी और उनके नेता रहे, और उनको लगा कि भैया हम तो 2100 बाद में देंगे, ये 1100 रुपये पहले देने शुरू कर दिया। और जहां मिल रही है, अपने महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र में इतना बड़ा बवाल कटा और जीत किसकी हुई? बीजेपी की हुई। तो वहाँ पैसा बहुत इस चुनाव में पैसे का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, बहुत बड़ा है ना। तो मतलब आप नंबर देंगे कि नहीं देंगे? 1, 2, 3? मैं फिलहाल नंबर जो
सर कह रहे थे, सर के हिसाब से कहूंगा कि नंबर तो अभी देना पड़ेगा। शुरुआती रुझान में वाकई में केजरीवाल नंबर 1 है और प्रवेश वर्मा नंबर 2 चलेंगे, क्योंकि बीजेपी का अपना जो वोट बैंक है उसके हिसाब से कांग्रेस का वोट जो काफी पिछड़ गया है और संदीप उस पे लगे हुए हैं, कंटिन्यू उस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद उनके पार्टी भी उनके साथ है, लेकिन सबसे बड़ा वही फंड, बजट और तमाम सारी चीजें दिक्कत आ रही है। लेकिन एक छवि है उनकी और उसके वजह से जहां जहां जा रहे हैं एक अच्छा मूवमेंट उनको देखने को मिल रहा है। चलिए, तो मैं इस नई दिल्ली की चर्चा को यहाँ पर इस चीज पे विराम दूंगा कि अभी मेरी बात कुछ दिन पहले संदीप दीक्षित से हो रही थी। मैंने कहा कि क्या 2013 में शीला दीक्षित को हराया था अरविंद केजरीवाल ने, तमाम घोटालों के आरोप लगाए थे, उनकी छवि पूरी तरीके से मटियामेट कर दी थी। जो शीला दीक्षित की एक छवि विकास लेडी की थी उसको बिल्कुल जमीन पर लाकर जमींदोज कर दिया। तो हम उसको गलत, मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो क्या ये बदले का चुनाव है संदीप दीक्षित के लिए? तो संदीप दीक्षित ने कहा ये बदले का चुनाव नहीं है, ये बदलाव का चुनाव है। और क्या नई दिल्ली बदलाव देखेगी? और अगर नई दिल्ली में बदलाव होता है तो क्या ये एक शुरुआत होगी दिल्ली में बदलाव की? तो ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि अभी शुरुआती दिन है, जो समीकरण है वो बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, तो हम उस पर भी हम नजर रखेंगे और आपके साथ एक बार फिर नई दिल्ली की सीट को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन आज की स्थितियां हमारे तीनों एक्सपर्ट के मुंह से आपने सुनी और नई दिल्ली की सीट का समीकरण और नई दिल्ली सीट पर चर्चा यहीं तक।